तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, तो लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रिवीजन किया था, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ये आज के क्लास में हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में 2022 सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में से आने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारा, या कुछ छोटे छोटे चीजें जो जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज सब कुछ सब इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है या सब कुछ इस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इससे पहले, इसके पहले वाले चैप्टर में या फिर उससे पहले वाले चैप्टर 1 और 2 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात किया था। मतलब जब चार्ज क्या हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, मतलब रेस्ट कंडीशन में हो। इस चैप्टर में हम चार्ज को मूव करवाएंगे विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा, चार्ज का 0 होगा, मतलब यहां पे चार्ज का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है करंट का, ठीक है। या फिर इसको हम DI इक्वल टू DQ अपॉन DT ये भी लिखते हैं, ठीक है, DQ अपॉन DT। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर। ऐसा नहीं है हवा में कहां फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है इसका जो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप देखो तो ये होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन, मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो करंट होता है, हालांकि इसका डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर एग्जाम में बोले, ऑप्शन दे करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो देन आपको क्या टिक करना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ऑल ऑफ द अबव, अगर मान लो ये चार ऑप्शन दे दे, तो तब टिक क्या करना है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अगर सिर्फ स्केलर और वेक्टर गिवन है तो स्केलर टिक करोगे, अगर स्केलर, वेक्टर और टेंसर गिवन है तो क्या टिक करोगे, टेंसर टिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ हमारा क्या होता है, ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, W अपॉन Q। ईएमएफ बेसिकली आपका क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, W अपॉन Q क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका भी एसआई यूनिट आपका वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में एक रिलेशन भी है जो हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, वेयर ये जो छोटा वाला R है ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है इसमें, नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, एक सर्किट में अगर जो करंट होता है, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं R,
और ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर हम यहां पे लिखते हैं। और ये आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ अगर ये V है ये I है तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। उसके बाद समझते हैं ये रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो चार्ज को अपने में से फ्लो करने नहीं देता, जो चार्ज को अपने में से कंडक्टर में से फ्लो करने नहीं देता, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू V बाय आई, V बाय आई। इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट होता है ओम। इसका सिंबल कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं, अगर आप बात करो तो पहला चीज आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर L। दूसरा आता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस नेचर पे मटेरियल जो है या जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो कहाँ, वो थोड़ा ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ज्यादा उसमें से चार्ज पास कर सकता है, कम चार्ज पास कर सकता है, उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। और इसी को मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ जाता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर ये जो रो होता है, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अगर ध्यान दो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो अगर दो आयरन के पीस लेते हो, ठीक है, मान लो एक पतला सा और एक मोटा सा, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का रेजिस्टिविटी अलग नहीं होता। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं करता। लेकिन कभी कभी रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उस पे भी बात कर लेते हैं। जो रेजिस्टिविटी है रो, ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखो यहां पे जो हमने ओम्स लॉ की बात की थी, यहां पे जो हमने ओम्स लॉ की बात की थी, ओम्स लॉ कब वैलिड है इसको भी ध्यान में रखना। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर और दूसरे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो अगर कांस्टेंट हो। ये कब वैलिड है, वैलिड व्हेन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस भी बोल सकते हो, आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस फिक्स है, सॉरी ओम्स लॉ किसके लिए कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चाहे आप कैसा भी मोटा पतला रॉड कोई भी एक मटेरियल का ले आओ, मान लो कॉपर का ये एक, मान लो एक इतना मोटा सा पेन का साइज का कॉपर रॉड ले आए और एक बहुत कॉपर वायर ले आए पतला सा, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगा। कहां पे, कब, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ये कैसे चेंज होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो कॉपी पे। इसमें नेक्स्ट जो चीज आता है वो समझते हैं पहले, करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेते हैं, कुछ नहीं है ये करंट डेंसिटी को बेसिकली हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू J इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अपॉन A, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है,
क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर करंट तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि हम यहां पे जो एरिया की बात कर रहे हैं वो एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में समझाया था मैं एरिया वेक्टर क्या होता है। तो ये जो करंट डेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ जे इज एज द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, या करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था वो प्रॉपर्टी मटेरियल का जो चार्ज को मूव करने से रोकता है। कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज को मूव करने देता है। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होता है ओम इनवर्स, और इसको एमएचओ भी लिखते हैं मो। ठीक है, ये होता है आपका करंट कंडक्टेंस। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होता था उसको रो से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ रो। जैसे कंडक्टेंस क्या है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ही कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो 1/ρ। ठीक है, इसका एसआई यूनिट अगर बात करो, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट है। उसके बाद करंट डेंसिटी और सिग्मा और रो के साथ जो रिलेशनशिप है इसको हम कभी कभी बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये डिटेल क्लासेस में ये बताया गया था, और उसका इसका डेरिवेशन वाला क्लास भी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया जाता है, या फिर कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन, या फिर रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जे वेक्टर। और इसको अगर ये रो क्या किस फॉर्म में, ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, अगर आप कंडक्टिविटी के फॉर्म में डालना चाहो तो 1/ρ की जगह पे क्या डाल दो, 1/σ। तो जे इंटू जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ठीक है, ये भी है। तो इसको भी हम वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ ही बोला जाता है या बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी की, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ये भी याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में आपको पूछ डाले। तो कंडक्टर्स के लिए कंडक्टर्स का जो रेंज होता है, कंडक्टर्स का जो रेंज होता है वो होता है 10⁻⁻⁸ to 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ये रेंज होता है किसका, रेजिस्टिविटी का रेंज। कंडक्टर के लिए क्या होता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁻�6। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में ज्यादा होता है। वो कहां से कहां तक, अराउंड 10⁴ ओम मीटर होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। और अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करो, ये लगभग 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁴ ओम मीटर के रेंज में आते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें भी पूछा जाता है, चार्ज कैरियर कौन कौन होता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं, चार्ज हमने क्या पढ़ा था, ये एक प्रॉपर्टी है। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसको मूव करवा कौन रहा है, तो हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कंडक्टर में, अब कंडक्टर भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे
इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये भी एक टाइप के कंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी दूसरे टाइप का मटेरियल होता है, लिक्विड भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि सॉलिड ही होगा कंडक्टर, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चार्ज मूव करते हैं, तो चार्ज किसके साथ मूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स में चाहे कोई भी सॉलिड कंडक्टर हो, अगर वो कंडक्ट करवा रहा है तो सॉलिड में जो चार्ज कैरियर होता है वो कौन होता है, चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड की बात करो या इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, इलेक्ट्रोलाइट या फिर लिक्विड ही बोल दो, आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा। लिक्विड में कौन मूव करता है, जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। और अगर गैसेस की बात करो तो जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और कभी कभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। ये बेसिकली चार्ज कैरियर है क्या, अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो अकेला चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, उसके लिए कोई एक चीज चाहिए जिसके ऊपर चार्ज बैठ के जा सके। तो इधर इलेक्ट्रॉन, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन काम करता है एज ए चार्ज कैरियर का, सो लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस काम करते हैं चार्ज कैरियर का, और गैसेस में बोथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस काम करते हैं चार्ज कैरियर का। ये जो पार्ट है इसमें से एमसीक्यू डाला जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझा था रेगुलर क्लासेस में, फिर भी बता देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है, चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू मूव करता है तो वो सडनली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। और सडन जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या बोल सकते हो तो अब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर होता है, अब इसको समझना, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेंगे, जब कंडक्टर के दोनों एंड में आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो जब जो चार्ज मूव या जो इलेक्ट्रॉन बोलो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो जब मूव करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो एवरेज वेलोसिटी बनता है उसको हम बोलते हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वीडी इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ई क्या होता है, कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाउ यहां पे क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, बिकॉज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट में वेलोसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ वीडी इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात कर रहे थे। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको भी मैंने बताया था। जब इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, तो ऐसा नहीं है सीधा सीधा मूव करते हैं, वो टकराते हैं, आपस में टकराते हैं या फिर कंडक्टर के बाउंड्री में टकरा जाते हैं। तो जब दो कंजिक्यूटिव टकराहट, मतलब दो कंजिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम उन्हें मिलता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। और जो रिलैक्सेशन टाइम फॉर हमारा जो बेसिक कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर हो गया या फिर बोल सकते हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर,
ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, इनके बीच में क्या रिलेशन है? आई क्या है? करंट, और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। एन ई ए वी डी, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? नंबर चार्ज, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये उनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज भी एक चीज पूछा जाता है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, कि चार्ज कैरियर एक कंडक्टर के अंदर कितना फ्रीली मूव कर सकता है, तो उसको लिखा जाता है म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वीडी बाय ई, ठीक है। इसका म्यू का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो आपका होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था रेजिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कितना होता है? रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब ये टेम्परेचर, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या एमसीक्यू के फॉर्म में हो, कहीं पे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे चलेंगे। चलो उसके बाद ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है। यो तो हमने ये फॉर्मूले से बताया। अब देखो, अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ाता हूं, किसके लिए? टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा? कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? ये मैं बात कर रहा हूं किसका? रेजिस्टिविटी का। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पे कैसे असर करता है, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी पे कैसे असर करता है, और इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टिविटी पे कैसे असर करता है, इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? वो कंडक्टर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। प्रैक्टिकली आज के डेट में सुपर कंडक्टर बनाना फॉर आवर डे टू डे यूज पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लैबोरेटरी में सुपर कंडक्टर प्रिपेयर किया जा चुका है। मर्क्यूरी Hg at 4.2 Kelvin acts as a सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में हमने बात किया था। रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें, आर सीरीज, अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स को, रेजिस्टर क्या होता है? जैसे कैपेसिटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ, कैपेसिटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करता है। वैसे रेजिस्टर क्या होगा? वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टर को मैं सीरीज में जोड़ दूं तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस कैसा होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। और अगर पैरेलल में जोड़ूं, R पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय
1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? जो सेल है, मतलब जो हम ड्राई सेल की बात नहीं कर रहे, हम वेट सेल की बात कर रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब चार्जेस या आयंस मूव करते हैं तब उधर भी एक रेजिस्टेंस मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते वक्त। उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? इंटरनल फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करता है? पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा जो इलेक्ट्रोड्स आप उसके अंदर यूज कर रहे हो वेट सेल में, तो वो जो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, उन पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सेल्स को अगर कंबाइन करेंगे किसमें? सीरीज में। सीरीज में अगर कंबाइन किया जाए तो E इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। मतलब अगर दो सेल है जिसका EMF E1 और E2 है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, दोनों को सीरीज में जोड़ने पे EMF हमारा कितना होगा? E1 प्लस E2। और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा? R1 प्लस R2। अब मैक्सिमम करंट का कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा या करंट कितना होगा पहले ये देख लो। I इज इक्वल टू NE बाय R प्लस NR, वेयर ये R क्या है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ जोड़ा होगा, या फिर लोड बोल सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगा? मैक्सिमम करंट के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो R है, वो बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये याद रखना, क्या याद रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं ज्यादा से ज्यादा करंट उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से? कैसे निकाल सकता हूं? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में दे रहा हूं उसका वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा होना जरूरी है। ठीक, चलो अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट मेरा कितना होता है? इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट कौन से कॉम्बिनेशन से? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। क्या कंडीशन हो जाएगा? पहले करंट कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। करंट I विल बी इक्वल टू ME। M क्या है? नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल डिवाइडेड बाय MR प्लस R। ठीक है, MR प्लस R। तो यहां पे अगर आप नोट कर सकते हो तो यहां पे करंट मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे जो R है वो बहुत छोटा होना चाहिए। किससे? रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से अगर आप मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हो तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जो एक्सटर्नल लोड दे रहे हो। ये दोनों बातें याद रखना, इसके लिए और इसके लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड भी, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड का रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ तब मुझे ज्यादा करंट मिलेगा, और अगर यहां पे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हुआ या लोड रेजिस्टेंस जो है वो अगर बहुत कम हुआ किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस में, तब मुझे करंट कितना होगा या क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसको ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जो करंट हमें मिलेगा, I विल बी इक्वल टू MNE डिवाइडेड बाय MR प्लस N स्मॉल r। ये आपका अमाउंट ऑफ करंट इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग। यहां पे M क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल और नंबर ऑफ रोज इन पैरेलल, और N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ए सिंगल सीरीज, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग का कंडीशन आ गया। अब देखो एक चीज और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए, सीरीज कॉम। अब देखो दोनों कंडीशन में मुझे करंट मैक्सिमम कब मिलेगा वो तो पता चल जा रहा है, लेकिन इसके कुछ पर्पस हैं कि जिसके वजह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं। क्या कंडीशन है या क्यों हम करते हैं, इसको भी याद रख लेना। अगर मुझे मान लो मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, देन मैं कौन सा कॉम्बिनेशन करूंगा या कौन सा सीरीज सेल्स को मैं कैसे ज्वाइन करूंगा सीरीज में, फॉर मैक्सिमम क्या, अगर मुझे वोल्टेज चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, देन मैं क्या करूंगा, सेल्स को सीरीज में जोड़ूंगा। किस में जोड़ूंगा, सीरीज में जोड़ूंगा। और अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैं सेल्स को किस में जोड़ूंगा, मैं सेल्स को पैरेलल में जोड़ूंगा। और अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर, अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, देन मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में सेल्स को जोड़ूंगा, ठीक है। किस में जोड़ूंगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में सेल्स को जोड़ूंगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं कोई भी ऐसा चीज छोड़ना नहीं चाहता जिसके साथ जुड़ के आपके एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीजें इस क्लास में या रिवीजन वीडियो में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हर छोटी छोटी चीजें इसको ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू अगर बनता है ना, इसी में से ही बनता है। हम नॉर्मल अगर क्वेश्चन हुआ तो फॉर्मूला डाल के तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा छोटे छोटे जगहों से एमसीक्यू डालता है और जहां पे बच्चे कंफ्यूज भी अक्सर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब अगर एक करंट कंडक्टर्स के थ्रू करंट पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कंडक्टर क्या होगा, वो कंडक्टर गर्म होगा, और इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। तो H हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, VIT, ये फॉर्मूला याद रखना, इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाता है, W/T विच इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय द सोर्स या वर्क डन बाय द बाय द सेल, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो W इक्वल टू कितना होता है? W इज इक्वल टू P इंटू टी इक्वल टू V इंटू आई टी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है? वर्क डन बाय द सोर्स, वर्क डन बाय द सोर्स, या जो आप लगा रहे हो, या बोल सकते हो जो सेल आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द ईएमएफ, ये भी समझ लेना किसमें वर्क डन? इन मेंटेनिंग ईएमएफ, इन मेंटेनिंग, सॉरी, मेंटेनिंग ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो, ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी की कहानी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग एंड ईएमएफ अक्रॉस द सर्किट। उसके बाद आता है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? जो रेटिंग आपके किसमें कोई भी बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखो, उसके अक्रॉस जो रेटिंग लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग हमारा कितना होता है? पावर रेटिंग जो होता है वो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर विच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर विच इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। इसका जो SI यूनिट होता है या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, जो आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितने वोल्टेज का है। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है फास्ट चार्जिंग, 60 वोल्ट चार्जिंग, 120 वोल्ट चार्जिंग। तो वो जो वोल्टेज है वो बेसिकली आपके चार्जर में रेटेड होता है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अप्लायंस इस्तेमाल करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आप बहुत सारे अप्लायंसेस को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हो तो पावर कंजप्शन कैसा होगा? तो वो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो पावर कंजप्शन अगर सीरीज में हो, तो सीरीज में अगर हो तो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/P1 बाय 1/P2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Pn। और अगर पैरेलल में है तो P इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। ठीक है, अगर पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा? इसको हर एक सिंगल अप्लायंस के लिए पावर निकाल लो और उसको जोड़ दो। और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको हर एक सिंगल का पावर निकालो, फिर रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो तो P इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट पावर हमेशा पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और अगर परसेंटेज निकालना है तो इसके साथ ही 100 मल्टीप्लाई कर दो तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है केसीएल और केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स लॉ, ये याद होगा, हमने बताया हुआ है, इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ था। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ आते हैं, एक होता है केसीएल, दूसरा होता है केवीएल। केसीएल क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर 3 तारे हैं, मान लो ऐसे तारे हैं, इधर से अगर 2 करंट जा रहे हैं I1 और I2, तो इसमें से कितना करंट निकलेंगे? मान लो I3 निकला, I4 निकला और I5 निकला, तो किरचॉफ केसीएल हमें क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल करंट्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या फिर बोल सकते हो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, 2 करंट इस पॉइंट के अंदर जा रहे हैं और 3 करंट बाहर आ रहे हैं, तो दोनों का सम क्या, जितना अंदर जा रहा होगा इस सर्किट से उतना ही करंट बाहर आना चाहिए। यह आपको केसीएल बताता है। हालांकि इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, तो अगर याद नहीं है कॉन्सेप्ट तो जाके वीडियोस देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है केवीएल। केवीएल क्या बोलता है? समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हर एलिमेंट इन द सर्किट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसको यूज करके हमने इक्वेशन निकाले, इक्वेशन निकाल के फिर सॉल्व करते थे, अमाउंट ऑफ करंट निकालते थे, करंट थ्रू द पर्टिकुलर रजिस्टर, ये सब करके निकालते थे, अगर याद आ रहा हो। ठीक है,
उसके बाद आते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते थे, क्या क्या, पोटेंशियोमीटर, पहला चीज तो आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या इस्तेमाल, किसमें इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए हमें इस पोटेंशियोमीटर का मदद हम लेते थे, ठीक है। और किसके ऊपर काम करता था, किस प्रिंसिपल से, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसके ऊपर काम करता था, ठीक है। और किधर काम आता था, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने में या डिटरमाइन करने में काम आता था, और पोटेंशियल डिफरेंस ये कंपैरिजन ऑफ सेल्स में भी काम आता था। कंपैरिजन ऑफ सेल्स मतलब किसके, कंपैरिजन ऑफ सेल्स मतलब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स में भी हम पोटेंशियोमीटर की मदद लेते थे, ठीक है। इधर इसमें एक चीज आता था पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर याद हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते थे, और K बाय एल, K इक्वल टू V बाय एल होता था। ये याद रखना, इसके रिलेटेड पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और दो डिवाइस भी थे, एक था व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके बाद आता था मीटर ब्रिज, दो ब्रिज थे। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या बोलता था, व्हीटस्टोन ब्रिज हालांकि एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, किरचॉफ्स लॉ का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर याद हो तो क्या होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब अगर मान लो ये ऐसा, अगर याद हो, ये एक रजिस्टर, फिर ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, फिर इधर और एक रजिस्टर, और इधर गैल्वेनोमीटर होता था, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये अगर मान लो P, Q, R और S, अगर ये क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड है, तो क्या होता था, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये कंडीशन होता था फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये क्यों इस्तेमाल होता था, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये भी क्या है, ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये भी किसके लिए काम आता था, ये भी अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ही काम आता था। यूज टू कैलकुलेट या यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मतलब कोई भी रजिस्टर है, उसका अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम मीटर ब्रिज का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2022 बोर्ड्स में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जो भी चीजें हैं, उनके बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया एक वीडियो में या इस क्लास में, ठीक है। इसके बाहर से और कोई भी चीजें नहीं आने वाली, इसमें से ही आएंगे। हालांकि मैं बहुत शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, बस हमने हर एक टॉपिक, क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में है उसको समझा और थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश की। इस वीडियो में मैंने ये नहीं बोला है कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आज के वीडियो में हम बस उसको रिवाइज कर रहे हैं, टॉपिक्स को याद कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक्स आपके बोर्ड्स 2022 सिलेबस में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैंने नोट डाउन करवा दिया है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले भी एक बार पढ़ लेना ताकि आपको मदद मिल जाए, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। होप आपको आज का रिवीजन वीडियो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, सारा टॉपिक, सारा जो चीजें इस चैप्टर में है वो एक बार रिवाइज हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके रिवीजन के वीडियोस मैं अभी रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।